एक्सेस इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर आप सभी को भौतिक विज्ञान की निरंतर कक्षाएं मिलेंगी। इन कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम कवर कराया जाएगा, इस पाठ्यक्रम से आपको रेलवे में, एसएससी में या उत्तर प्रदेश की जो राज्य की परीक्षाएं होंगी उनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें विज्ञान का सामान्य परिचय। विज्ञान का सामान्य परिचय आज हमारा ये पहला टॉपिक है। तो विज्ञान के सामान्य परिचय में द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ आकार होता है, जिसका कोई आयतन हो, तो ऐसी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। लेवासिये ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो है लेवासिये ने प्रस्तुत किया। लेवासिये ये वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि द्रव्यमान जो है वह ना तो कभी समाप्त होगा और ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है। बस द्रव्यमान को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं। विश्व का जितना भी द्रव्यमान है वो सदैव नियत रहेगा। जितना द्रव्यमान आज है उतना ही द्रव्यमान आगे रहेगा और उतना ही द्रव्यमान पहले था। द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होगा ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है, बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवासिये ने प्रस्तुत किया। अगला है इसमें ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। तो रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? रॉबर्ट मेयर ने। और इन्होंने रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में कहा कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करते हैं। जैसे हम विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत चल रहे थे। तभी आइंस्टीन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध द्रव्यमान व ऊर्जा संबंध।
संबंध। और आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। और इन्होंने एक सूत्र प्रस्तुत किया, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। E क्या है? E है ऊर्जा। E क्या है? E है ऊर्जा। m क्या है? m है द्रव्यमान। m है द्रव्यमान। और c क्या है? c है प्रकाश की चाल। c है प्रकाश की चाल। मतलब आइंस्टीन ने बताया कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई, ये मान लीजिए कि एक 10 ग्राम की कोई वस्तु है। आइंस्टीन के अनुसार इस 10 ग्राम वस्तु को जब हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, दो टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, तो इस 10 ग्राम वस्तु को जब हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो जैसे अब एक ये वस्तु 10 ग्राम की है, इसको हम दो टुकड़ों में अगर तोड़ें तो दोनों टुकड़ों का जो वजन हो वो 10 ही ग्राम होना चाहिए। परंतु आइंस्टीन ने कहा कि अगर 10 ग्राम की, समझाया कि अगर 10 ग्राम की कोई वस्तु है, इसको अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से हो सकती है, एक 5 ग्राम की हो सकती है और एक 4 ग्राम की हो सकती है। यानी कितना हुआ? 10, इधर कितना हुआ? 9। यानी जो 1 ग्राम द्रव्यमान है वो क्या हुआ? तो वो जो 1 ग्राम द्रव्यमान है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। यानी जो द्रव्यमान का जो क्षय हुआ, द्रव्यमान का क्षय, तो द्रव्यमान का क्षय किसमें हो गया? द्रव्यमान का क्षय ऊर्जा में हो गया। कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ, मतलब कितनी ऊर्जा बनेगी? तो इस तरीके से इन्होंने फार्मूला दिया कि E बराबर mc स्क्वायर। मतलब द्रव्यमान को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत था कि हम द्रव्यमान को हम किसी अन्य में चेंज नहीं कर सकते हैं, या द्रव्यमान सदैव नियत रहेगा, या जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत था कि ऊर्जा को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों संरक्षणों को, इन दोनों सिद्धांतों को एक झटका लगा। यानी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया। तो इसी द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत पर ही द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत के जो उदाहरण हैं इसी में, जैसे परमाणु बम, इसी सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये जो हैं इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। परमाणु ऊर्जा संबंध, यहां पे लिख दें ऊर्जा संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया? इस सिद्धांत को आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया। अगला है विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं यानी किस विज्ञान के तहत हम किस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 है खगोल की। खगोल के तहत हम लोग ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि का अध्ययन करते हैं।
आद्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा एपिग्राफी। एपिग्राफी 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 में हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेखों का। शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन करते हैं हम लोग एपिग्राफी में। अगला है ट्राइबोलॉजी। इसमें हम घर्षण व स्नेहकों का अध्ययन करते हैं। घर्षण व स्नेहकों का अध्ययन करते हैं। अगला है हारोलॉजी। हारोलॉजी में हम लोग समय का अध्ययन करते हैं। फिर से देखिए कि खगोल की में हम लोग ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह इन सब का अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी में हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। ट्राइबोलॉजी तो घर्षण व स्नेहकों का अध्ययन करते हैं। हारोलॉजी में हम लोग समय का अध्ययन करते हैं। अगला है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स में हम लोग इसे नियंत्रण विज्ञान कहते हैं। साइबरनेटिक्स क्या है? इस साइबरनेटिक्स को हम लोग नियंत्रण विज्ञान कहते हैं। सिस्मोलॉजी अगला है। सिस्मोलॉजी इसमें हम लोग भूकंप व पृथ्वी की आंतरिक तरंगों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक तरंगों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है होलोग्राफी। अगला देख लीजिए होलोग्राफी। होलोग्राफी में लेजर किरणों के द्वारा त्रिविमीय आकृति का अध्ययन करते हैं। द्रव गतिकी के अंतर्गत गतिशील द्रव पर लगने वाले बल, दाब व ऊर्जा का अध्ययन।
व ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एपिग्राफी मोस्ट है शिलालेखों का अध्ययन। अगला है मोस्ट साइबरनेटिक्स। कहा गया साइबरनेटिक्स? हाँ, साइबरनेटिक्स नियंत्रण विज्ञान। अगला है द्रव गतिकी, गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, गतिशील द्रव की ऊर्जा, उस पर लगने वाले दाब का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आगे है अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जिनकी गणना करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब क्या है कि गणना करने के लिए या व्यक्त करने के लिए, गणना करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल परिमाण की आवश्यकता, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके उदाहरण में इसके हैं जैसे कार्य, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन आदि। ठीक है, अगला है सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि में क्या है कि गणना करने के लिए, या व्यक्त करने के लिए, ऐसे लिखें, व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा व परिमाण। ठीक है, दोनों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण में जैसे वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, संवेग। ठीक है, विस्थापन, आदि, आगे है मूल राशियां। मूल राशि, मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं, अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं, अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं।
इन्हें स्वतंत्र राशियां भी कहते हैं, स्वतंत्र राशि कहते हैं, स्वतंत्र राशि कहते हैं, स्वतंत्र राशि कहते हैं। ठीक है, मूल राशियां कुल 7 होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक मूल राशि होती है, पूरक मूल राशि। पूरक मूल राशि कितनी होती हैं? 2 होती हैं पूरक मूल राशि। तो 7 मूल राशियों में कौन कौन सी मूल राशियां हैं? नंबर 1 है द्रव्यमान, अगले पेज पर ही बताएं। मूल राशि, नंबर 1 है द्रव्यमान। मात्रक क्या है द्रव्यमान का? किलोग्राम। दूसरा है समय, मात्रक क्या है समय का? सेकंड। दूरी, दूरी का मात्रक है मीटर। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, मतलब पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है मोल इनवर्स, मोल की घात 1। आगे है ताप, ताप का होता है केल्विन, ताप का केल्विन। विद्युत धारा, विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और अगली है ज्योत तीव्रता। अगली है ज्योत तीव्रता, और ज्योत तीव्रता का है कैंडेला। ये है 1 2 3 4 5 6 और 7वीं है ज्योति ज्योति तीव्रता। मात्रक है इसका कैंडेला। क्या मात्रक है? कैंडेला। तो 7 हो गई मूल राशियां। और जो पूरक मूल राशियां हैं, पूरक मूल राशि, पूरक मूल राशि, पूरक मूल राशियां हैं 2, पूरक मूल राशि। 2 पूरक मूल राशियां हैं, एक है कोण, ठीक है, एक है कोण समतल कोण, सॉरी एक है समतल कोण, समतल कोण। समतल कोण का मात्रक है रेडियन, रेडियन। और दूसरा है घन कोण, घन कोण। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है और पूरक मूल राशियों की संख्या 2 होती है। मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। मूल राशियों में 7 मूल राशियों में से पहली है द्रव्यमान, उसका मात्रक है किलोग्राम। दूसरी है समय, मात्रक सेकंड। तीसरी है दूरी, मात्रक मीटर। पदार्थ की मात्रा, मात्रक मोल इनवर्स। ताप, मात्रक केल्विन। विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता, मात्रक कैंडेला। 2 पूरक राशियां होती हैं,
पहली समतल कोण, समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, और दूसरा है घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ठीक है, आगे है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें दो या दो से अधिक मूल राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या है? कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मूल राशियों, मूल राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे वेग, जैसे क्या है, या ऐसे लिख दें कि चाल। इसे देखिए, चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब देखिए, दूरी क्या है? मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। अब देखो, दो मूल राशियों से हम इस राशि को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। अब ये दोनों क्या है? मूल राशियां। ठीक है, ये मात्रक हैं मूल मात्रक, ये मूल मात्रक, ये मूल मात्रक, यानी मूल राशियों को मापते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों को जो मापते हैं वो उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो जिन राशियों की गणना हम मूल राशियों की सहायता से करते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, वो उनकी गणना करने के लिए हमें किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण में हम लिख सकते हैं जैसे वेग, त्वरण, बल, बल, कार्य आदि, ये सब राशियां कैसी हैं? तो ये सब राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। आगे हैं कि कुछ मात्रक पद्धतियां होती हैं। मात्रक मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धति। तो तीन मात्रक पद्धतियां हैं। पहली है यम के यस पद्धति, यम के यस पद्धति, यम के यस पद्धति। यम के यस पद्धति में क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यम के यस पद्धति जिस देश में लागू होती है उस देश में हम लोग दूरी को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, और सेकंड को और समय को सेकंड में मापते हैं, यानी यम के यस पद्धति होती है। दूसरी है सी जी एस पद्धति, सी जी एस पद्धति। सी जी एस पद्धति में क्या है? सी से होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। जी से है ग्राम, और यस से है सेकंड, यानी इसको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति भी कहते हैं। ये जो पद्धति है सीजीएस पद्धति, ये फ्रांस में लागू होती है। ये कहाँ लागू है? ये जो है सीजीएस पद्धति, ये फ्रांस में लागू है, यानी फ्रांस की पद्धति, फ्रांस की पद्धति। तो फ्रांस की पद्धति क्या है? तो सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति फ्रांस की पद्धति है। तीसरी पद्धति है एफ पी एस, एफ पी एस पद्धति, एफ पी एस पद्धति। एफ पी एस पद्धति में क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड,
ये पद्धति कहाँ की है? ये ब्रिटेन की पद्धति है। कहाँ की पद्धति है? ये ब्रिटेन की पद्धति है। तो ब्रिटेन की पद्धति क्या है? ब्रिटेन की पद्धति में लंबाई का मात्रक है फुट, वजन का मात्रक है यानी द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो फ्रांस की सीजीएस पद्धति, ब्रिटेन की एफपीएस पद्धति, और भारत में कौन सी पद्धति लागू है? तो भारत में एमकेएस पद्धति लागू है। एक चौथी पद्धति है एसआई पद्धति। अगली है एसआई पद्धति, एसआई। अगली है एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है ये एमकेएस पद्धति का ही विस्तारित रूप है, एमकेएस का विस्तारित रूप, एमकेएस का विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप। मतलब एमकेएस पद्धति के में क्या है कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। तो इसमें क्या है कि 3 इकाइयों का राशियों का मान हो रहा है। तो इन्हीं तीनों की सहायता से क्या किया गया? इसमें अनेक भौतिक राशियों का मात्रक तय किया गया। ये पद्धति जो है एमकेएस एसआई पद्धति का जो विस्तार हुआ है, इसका जो 1967 में, 1967 से प्रारंभ किया गया, इसे चालू किया गया 1967 से प्रारंभ। ठीक है। आगे हैं फ्रांस में। फ्रांस में सेवरेस, फ्रांस में कहा? फ्रांस में सेवरेस, फ्रांस में सेवरेस में 1960 में, सेवरेस 1960 में एक अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ, अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ। फ्रांस में सेवरेस नामक स्थान पर 1960 में एक अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ, जिसमें मापन से संबंधित उपकरणों का मान तय किया गया कि 1 किलोग्राम कितना होगा, 1 ग्राम कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकंड कितना होगा। तो 1960 में मात्रक तय किए गए कहां? फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन में। यहीं पे फ्रांस के सेवरेस में ही अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय भी है, मापतौल कार्यालय, मापतौल कार्यालय। यानी अंतरराष्ट्रीय मापतौल का मुख्यालय कहां है? तो फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर। 1 किलोग्राम का मान कब निर्धारित किया गया? 1 मीटर का कब निर्धारित किया गया? तो 1960 में। कहां? फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर। वहां एक लैब भी है जहां पर प्लेटिनम इरिडियम की धातु के द्वारा 1 किलोग्राम कितना होता है, ये वहां धातु के द्वारा मानक रूप में तय है। 1 मीटर कितना है, 1 सेकंड कितना है, ये सब अभी भी वहां पे लिखा हुआ है। और यहीं पर एक समिति बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति, अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति भी बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति भी बनाई गई। तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति कहां बनाई गई? तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति 1960 में फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर बनाई गई। 1971 में अगला पॉइंट है कि 1971 में पदार्थ की मात्रा
का मात्रक निर्धारित किया गया, मात्रक निर्धारित किया गया। और क्या मात्रक उसका रहा? मोल इनवर्स, मोल इनवर्स यानी मोल की घात -1 जो है उसका निर्धारित किया गया। ठीक है। रेडियन क्या होता है? रेडियन क्या है? रेडियन, अब देखिए कि जैसे अगर ये एक वृत्त है और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है r। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या r है। तो इसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर चाप, अगर लंबाई इसकी मान लें कि 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर जो चाप है, 3 सेंटीमीटर चाप अगर ऐसे मिलाया जाए तो ये जो कोण होगा ये क्या कहलाएगा? ये 1 रेडियन कहलाएगा। 1 रेडियन, 1 रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन, है ना। यानी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, यानी त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन कहलाता है। आगे हैं जल का त्रिक बिंदु। जल का त्रिक बिंदु क्या है? जल का त्रिक बिंदु क्या है? त्रिक बिंदु, तो जल का त्रिक बिंदु वह तापमान होता है जिस पर द्रव ठोस अवस्था में भी हो, द्रव अवस्था में भी हो और गैस की अवस्था में हो। मतलब वह तापमान जिस पर द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हों, तो वह ताप जिस पर द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हों, जिस पर द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हों, तीनों अवस्थाएं हों, ठोस भी हो, द्रव भी हो और गैस भी हो। तो ये जो ताप होगा, ताप की जो मात्रा होगी, इसको कहेंगे जल का त्रिक बिंदु या फिर कहेंगे त्रिक बिंदु। जैसे जल का जो त्रिक बिंदु होता है, जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। मतलब जो जल है उसका तापमान जब 273.16 केल्विन पर होगा तो जल बर्फ के रूप में भी होगा, द्रव के रूप में भी होगा और गैस के रूप में भी होगा। तो जल का त्रिक बिंदु कितना है? तो जल का त्रिक बिंदु है 273.16 केल्विन। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है कोटिमान। अगला टॉपिक है कोटिमान। कोटिमान, कोटिमान क्या है भाई? जब किसी राशि को हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, जब किसी बड़ी राशि को हम 10 की घात के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तब जो 10 की घात है उसको कहेंगे कि इस राशि का यह कोटिमान है। जैसे लिखा गया कि एक 135 का कोटिमान, 135 का कोटिमान। तो 135 को हम क्या करें? 10 के घात के रूप में व्यक्त करें। जैसे ऐसे हम लिख सकते हैं 135 को कि 135 यानी 13.5 गुणे 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो क्या यह कोटिमान होगा? यह कोटिमान नहीं होगा। इसका दूसरा भी लिख सकते हैं 1.35 गुणे 10 की पावर 2। क्या यह कोटिमान होगा? ठीक है। तो अब क्या होगा? यही वाला कोटिमान होगा। मतलब क्या है कि ये जो मान है, ये वाला मान, दशमलव वाला मान, तो हम 10 की घातों में बढ़ाते चले जाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे
जब तक कि यह मान जो है वह 3.16 से छोटा ना हो जाए, 3.16 से छोटा हो, 16 से छोटा हो, 16 से क्या हो, छोटा हो। जैसे लिखा है, जैसे लिखा 46, 46 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 4.6 गुणे 10 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए कि 4 पॉइंट जो ये जो है 4.16, 4.16, 4.16, तो 4.16 है, वो 3.6 से क्या है, बड़ा है। तो ये एक 3.16 से बड़ा है, तो 10 की घात 1 नहीं कोटमान होगा। अभी इसको और बढ़ाएंगे तो कहेंगे कि 0.46 गुणे 10 की पावर 2, तो कोटमान इसमें कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, इसमें कोटमान कितना, 10 की पावर 2। मतलब ये जो पॉइंट वाली संख्या है, ये वाली संख्या, इस संख्या का मान जो है 3.16 से छोटा ही होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण या फिर खोजें, महत्वपूर्ण खोजें, महत्वपूर्ण खोजें, महत्वपूर्ण खोज, महत्वपूर्ण खोज। तो महत्वपूर्ण खोज में पहला है हस्त कुठार, हस्त कुठार। हस्त कुठार क्या है, हस्त कुठार कुल्हाड़ी है, जिसे आदिमानव ने खोजा था। तो हस्त कुठार की जो खोज हुई वो हुई पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में हुई हस्त हस्त कुठार की खोज। आगे है पहिया, नंबर 2 है पहिया। पहिया की खोज हुई नवपाषाण काल में, नव पाषाण काल। मानचित्र, मानचित्र। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने मानचित्र की खोज की। अगला कागज, कागज की खोज चीन में हुई। अगला है छपाई यंत्र, छपाई यंत्र। तो छपाई यंत्र की खोज की जॉन गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग ने, जॉन गुटेनबर्ग ने छपाई की खोज की, छपाई खाने की, यानी छपाई जो छपाई करने के यंत्र है उसकी खोज किसने की, जॉन गुटेनबर्ग ने। अगला है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की खोज की जॉनसन ने, जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की। अगला तापमापी, अगला है तापमापी। तापमापी की खोज गैलीलियो ने की, गैलीलियो, गैलीलियो ने तापमापी की खोज की। अगला है लॉग पद्धति, नेपियर ने
लॉग पद्धति, नेपियर, नेपियर ने लॉग पद्धति की खोज की। अगला है वास्प इंजन, वास्प इंजन, जेम्स वाट, जिसे भाप इंजन कहते हैं, वही है वास्प इंजन। जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की। सेफ्टी लैंप, ये सेफ्टी लैंप बहुत मोस्ट है। सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्रे डेवी, हम्फ्रे डेवी, हम्फ्रे डेवी ने सेफ्टी लैंप की खोज की। पोर्ट, पोर्ट लैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, जोसेफ आस्टडीन, जोसेफ आस्टडीन, जोसेफ आस्टडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की। अगला है डायनेमो, डायनेमो और ट्रांसफार्मर। अगला है डायनेमो और हाँ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, इन दोनों की खोज फैराडे ने की। खोज किसने की? फैराडे ने। अगला है कंप्यूटर, कंप्यूटर की खोज की चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की। अगला है साइकिल, मैकमिलन, साइकिल की खोज की किसने? मैकमिलन ने साइकिल की खोज की। डायनामाइट, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। अगला है टेलीफोन, टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीफोन ग्राहम बेल। अगला है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की भी खोज ग्राहम बेल ने ही की। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की भी खोज किसने की है? ग्राहम बेल ने ही की है। फाउंट पेन, ये फाउंट पेन बहुत मोस्ट है। फाउंट पेन, वाटरमैन, फाउंट पेन की खोज की है किसने? वाटरमैन। रडार, रडार की खोज की है वाटसन। अगला है केस्मोग्राफ, केस्मोग्राफ। अब ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन की खोज की है एल बेयर्ड, एल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर की खोज जो है
डेमलर, डेमलर ने की है, ये मोस्ट है। इधर एक फाउंट पेन वाला मोस्ट है, टेलीविजन कार्बोरेटर वाला मोस्ट है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की है? फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की है? फर्मी ने। फिर है डीजल इंजन, डीजल इंजन, डीजल इंजन की खोज की है रुडोल्फ डीजल ने, रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल ने खोज की है। ठीक, अगला है गैस इंजन, गैस इंजन की डेमलर, गैस इंजन, गैस इंजन की खोज किसने की है? डेमलर, गैस इंजन की भी खोज डेमलर ने की है। कार्बोरेटर की खोज भी डेमलर ने की है। आगे हैं ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, एक है नरेंद्र कमानी। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की है? नरेंद्र कमानी ने, नरेंद्र कमानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की। बारूद, बारूद की खोज की है रोजर बेकन, रोजर बेकन। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की खोज किसने की है? पास्कल। ठीक है, तो कैलकुलेटर की खोज किसने की है? पास्कल। से देख लीजिए, हस्तकुठार यानी कुल्हाड़ी पुरा पाषाण में खोजी गई। पहिया नव पाषाण में खोजा गया। मानचित्र सुमेरियन सभ्यता के द्वारा खोजा गया और अरब वासियों ने हम सभी को मानचित्र से परिचित करवाया। कागज चीन में खोजा गया। छपाई खाने का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने की। सूक्ष्मदर्शी जॉनसन के द्वारा खोजा गया। तापमापी गैलीलियो के द्वारा। लॉग पद्धति जॉन नेपियर के द्वारा खोजा गया। वास्प इंजन जेम्स वाट के द्वारा। सेफ्टी लैंप हम्फ्रे डेबी, ये मोस्ट है सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप हम्फ्रे डेबी। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्टिन ने की। डायनोमा और ट्रांसफार्मर की खोज किसने की है? माइकल फैराडे ने। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने। साइकिल मैकमिलन। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की है। और इन्हीं की संपत्ति से जो कर प्राप्त होता है, जो ब्याज मिलता है, उसी से नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने और माइक्रोफोन की खोज ग्राहम बेल ने की है। फाउंड पेन वाटरमैन ने खोजा इसको। रडार की खोज वाटसन ने की है। केस्मोग्राफ जगदीश चंद्र बोस ने। टेलीविजन एल बेयर्ड, टेलीविजन मोस्ट है। कार्बोरेटर की खोज डेमलर ने की है। नाभिकीय रिएक्टर मोस्ट है, इसकी खोज फर्मी ने की है, फर्मी। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की है। गैस इंजन की खोज भी डेमलर ने की है। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कमानी, ये भी मोस्ट है। बारूद की खोज रोजर बेकन ने की है और कैलकुलेटर की खोज पास्कल ने की है। तो ये कुछ थी महत्वपूर्ण आविष्कार किस वैज्ञानिकों ने किए हैं। अगला है महत्वपूर्ण उपकरण। महत्वपूर्ण उपकरण, महत्वपूर्ण उपकरण। ठीक है, तो महत्वपूर्ण उपकरण में लिखिए नंबर 1 अल्टीमीटर। नंबर 1 अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर में क्या है कि अल्टीमीटर में
किसी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। इसमें लिखिए उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, विमान की ऊंचाई। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को हम लोग किस में मापते हैं? अल्टीमीटर में। दूसरा है एरोमीटर। एरोमीटर, दूसरा क्या है? एरोमीटर। एरोमीटर में गैस का भार व घनत्व, गैस का भार व घनत्व। एरोमीटर में क्या नापते हैं? एरोमीटर में हम लोग गैस का भार व घनत्व मापते हैं। अगला है एक्टियोमीटर, नंबर 3, एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर में सूर्य किरणों की तीव्रता, सूर्य किरणों की तीव्रता, सूर्य किरणों की तीव्रता मापते हैं हम लोग एक्टियोमीटर में। इनीमोमीटर, अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर में हम लोग जो हवा चल रही है, यानी जो वायु प्रवाहित हो रही है, बहते हुए वायु की गति मापते हैं। बहते वायु की गति, बहते हुए वायु की हम लोग गति मापते हैं। बहते हुए वायु की गति या ऊर्जा हम लोग एनीमोमीटर में मापते हैं। फिर अगला है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर, आइडियोमीटर में हम लोग ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता हम लोग आइडियोमीटर में मापते हैं। अगला है आइडियोफोन। आइडियोफोन, आइडियोफोन के द्वारा देखो कान में एक मशीन लगी होती है ना, यानी सुनने में सहायक। तो आइडियोफोन जो है सुनने में सहायक मशीन, सुनने में सहायक मशीन। सुनने में सहायक मशीन को क्या कहते हैं? हम लोग आइडियोमीटर कहते हैं, आइडियोफोन कहते हैं। सुनने में जो सहायक है उसको कहते हैं आइडियोफोन। अगला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम लोग तारों का व्यास मापते हैं। जो छोटे छोटे तार होते हैं, तो इन तारों का हम लोग व्यास मापते हैं किससे? वर्नियर कैलिपर्स से, यानी वस्तुओं का व्यास, वस्तुओं का व्यास। वस्तुओं का व्यास हम लोग किससे नापते हैं? वर्नियर कैलिपर्स से। अगला है क्रोनोमीटर। अगला क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर। तो जो समुद्री जहाज होते हैं, तो समुद्री जो जहाज हैं, समुद्री जहाजों के ऊपर सटीक समय ज्ञात करने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी समुद्री जहाज पर समय ज्ञात करने के लिए, समुद्री जहाज पर सटीक समय, समुद्री जहाज पर सटीक समय ज्ञात करने के लिए, समुद्री जहाज पर सटीक समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर। अगला है लेक्टियोमीटर, लेक्टोमीटर। ऐसे लिख दें कि लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता नापते हैं, यानी दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। लेक्टोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। अगला है ग्रामोफोन।
ग्रामोफोन। तो आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि इस तरीके से एक कैसेट चल रही होती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे रखते हैं, एक तार उठा करके ऐसे रखते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग ग्रामोफोन, यानी रिकॉर्डेड ध्वनि को पुनः सुनने की मशीन। रिकॉर्ड ध्वनि को पुनः सुनना, पुनः सुनने के लिए हम लोग ग्रामोफोन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हाइड्रोमीटर। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व जो है उसको हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं, और जो हाइग्रोमीटर है उसे हम आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। तो अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ही पास, इस दोनों को लिख लीजिए। हाइग्रोमीटर तो वायु में जल की आर्द्रता, वायु में जल की मात्रा या आर्द्रता, या वायु में जल की आर्द्रता, या वायु में आर्द्रता एक ही बात है कि वायु में हम लोग आर्द्रता मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। एक होता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन मतलब जल के अंदर ध्वनि को सुनते हैं, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जल के अंदर ध्वनि सुनने के लिए, जल के अंदर ध्वनि सुनने में। एक होता है ओडोमीटर। तो आज की क्लासों में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। कैसे नोट होगी? थोड़ा लास्ट में यहाँ काट दियो, ठीक।